चलिए आज अपना कार्यक्रम में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है कौन सा, विद्युत विभव संधारित्र में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, सारे क्वेश्चंस 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे इसके अंदर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है 2022 में, मतलब इस साल जो पूछा गया, क्या पूछ रहा है, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखे या विद्युतीय विभव क्या होता है। तो विद्युतीय विभव ऐसे एकदम आसान सा चीज है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब कह सकते हैं विद्युत विभव किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब जैसे समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब क्या, यहाँ पे यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमको क्या लेके आना है, एक आवेश को लेके आना है। तो ये आवेश इस साइड क्यों आना चाहेगा, नहीं ना आना चाहेगा। हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके ऊपर बल लगता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा विद्युत बल के विरुद्ध। तो जो काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, एकांक धन आवेश पे तो काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, अब ये हमारी एक अदिश राशि होती है, ध्यान रखिए अदिश, इसके पास कोई दिशा नहीं होती। दूसरा इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। कार्य का क्या होता है, जूल, और आवेश का कूलम, तो जूल पर कूलम कह सकते हैं। दूसरा वोल्ट, जूल पर कूलम को वोल्ट भी कहते हैं। नॉर्मली आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे तो उसे वोल्ट ही मिलने वाला है। अब ये तीसरा यूनिट है न्यूटन मीटर पर कूलम, इसको भी देख लेते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और आवेश का कूलम, तो इसको लिख सकते हैं बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर और कूलम का कूलम, तो ये लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। उसके बाद इसके विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशन फार्मूला वो भी सीख लेते हैं कैसे होगा। न्यूटन का हमारा MLT-2, मीटर के लिए L, और इसके लिए कूलम के लिए AT, चूंकि पावर -1 है तो -1 चिपका दिए। अब इसको लिखते तो क्या लिखते, M का M, L यहाँ है तो L का 2, T पे यहाँ -2 है, ये भी चढ़ेगा तो T पे -3 और A के ऊपर -1, इतना इधर गया ML2 T-3 A-1। एक चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के में कि अनंत पे विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो भैया अनंत पे विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखेंगे अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये आप 2 नंबर में इतना लिख डालोगे कोई बंदा नहीं काट सकता है, वैसे इतनी की जरूरत नहीं है, कोशिश करो जितना ज्यादा आपको ध्यान में रहे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो इससे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं कि भैया अनंत पे विद्युत विभव का मान क्या होगा, या विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है, तो पूरा अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, किसी चालक की धारिता, नाम जैसा वैसा काम, धारण करने की क्षमता को उसके क्या कहते हैं, धारिता। मतलब कोई भी चालक कितना आवेश को धारण कर सकता है, कितनी ऊर्जा को धारण कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, धारिता। कह सकते हैं चालक की धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धारण करने की क्षमता। अतः चालक की धारिता से अभिप्राय है कि चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता, या दूसरे शब्दों में कहेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को, मतलब सिंपल सा आवेश और उसके विभव में वृद्धि भी से दिखाते हैं हम लोग विभव को, के अनुपात को क्या कहा जाता है, उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, या विद्युत धारिता कह सकते हैं आवेश बटे विद्युतीय विभव या विद्युत विभव C = Q/V। बार बार पूछा जाता है। इसका कुछ यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, फैराड, जानते हैं। अब यहाँ पे यदि देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आवेश के लिए कूलम, और ये क्या है, विभव है, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक मात्रक हो जाएगा। तो 1 फैराड = लिख सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट। अब इसके यदि हम विमीय सूत्र की बात करें, याद नहीं कर, देखो विमीय सूत्र पूछा जाता है, मात्रक भी पूछा जाता है, इसलिए उसको समझने की कोशिश कीजिए, जितना अच्छे से समझिएगा उतना मजा आएगा। अब हमको इस आवेश का तो चलो याद है कि चलिए हम इसका लिख दिए
80। हम अभी जस्ट भी का निकाले थे, फिर भी नहीं याद है, तो हम लिख सकते हैं भी के लिए फॉर्मूला क्या था, W/Q। तो इसका तो हमारा हो गया, चलिए 80 का 80, और नीचे W का होता है हमारा mL2T-2, और ये चला गया ऊपर, मतलब 80। तो यहाँ क्यों हम 80 लिखे हैं, यहाँ रहने देते हैं ना, मिट जा भाई, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। जो था वही, क्या था, कूलम था, तो कूलम का कूलम, आवेश का भी कूलम होता, ऊपर जाएगा। तो इसको यदि किया जाए तो m ऊपर जाएगा तो m-1, L भी ऊपर जाएगा तो L-2, ये बहादुर ऊपर जाएगा, और ऊपर प्लस में t और t है तो 2t, मतलब t पे पावर T4 और a का स्क्वायर। क्या इतना है, m-1 L-2 T4a2, इतना लिखा हुआ है, तो इतना कौन याद रखता है, किसके पास इतना फुर्सत है, बहुत तो सारे काम होते हैं ना, सिर्फ यही काम पढ़ना थोड़ा ना काम है, बहुत सारे काम है आपके पास। तो ये हमारा क्या हो गया, बीमीय सूत्र, भैया काम नहीं है, पढ़ना ही काम है आपका। चलिए, तो बीमीय सूत्र याद नहीं रखना है, इसको क्या करना है, समझ के रखना है कि फटाक से निकाल ले। और उसी तरह हमारा धारिता भी क्या होती है, सी भी हमारा एक अदिश राशि होती है। अब आवेश भी अदिश है, विभव भी अदिश है, सी भी अदिश है, तो सारे के सारे यहाँ पे अदिश ही बहादुर है। चलिए, अच्छी बात है, आगे देखा जाए। आगे कह रहे हैं सी संधारित्र वाले संधारित्र को भी विभवांतर तक आवेशित किया गया, उसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। मतलब ये तो इतनी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं। तो मान लिया हमने क्या, यदि विभवांतर भी के विरुद्ध क्या किया जाए, किसी dq आवेश को स्थानांतरित किया जाएगा, तो क्या काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू W/Q, जानते हैं ना, v इक्वल्स टू W/Q। यदि हम इसको ये भी तो लिख सकते थे, v बराबर dW/dQ, तो यहां से हम dW छोटे से आवेश को यदि हमको स्थानांतरित करना है तो छोटा सा काम करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं v/dQ। यदि छोटा सा आवेश है, छोटू आवेश को स्थानांतरित करने के लिए हमको कितना चाहिए, छोटा काम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं dW बराबर v/dQ। अब v बराबर जानते हैं Q/C, ऐसे अभी जस्ट देखे थे C इक्वल्स टू Q/V होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, v बराबर Q/C पुट कर दिए, और dQ का dQ रहने दिए। अब चूंकि ये dW था, इसको यदि हमको W बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, dW को जो ही इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, W बन जाएगा। तो W यदि लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट किया तो राइट हैंड साइड भी करेंगे, दाहिने तरफ भी करेंगे, तो इंटीग्रेशन किए कहाँ से, 0 से Q आवेश को, हम Q आवेश को लेके जहाँ चाहते हैं 0 से Q तक, जो था Q/C dQ। अब चूंकि यहाँ पे C क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो उसको बाहर रखे, और Q इसको इंटीग्रेट कहाँ करके दिखा दे, इसको ये हमारा इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा Q/dQ। हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो Q पे पावर कितना था, 1 था, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा Q²/2। अब इंटीग्रेशन यदि आप नहीं पढ़े तो वो पढ़ो। अब पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को, अपर लिमिट को पुट करेंगे ये वाला Q को, तो Q²/2, और नीचे वाले को पुट करेंगे तो टोटल 0, तो बचेगा क्या बाहर में, Q²/2, और ऑलरेडी बाहर क्या था 1/C, तो लिख सकते हैं Q²/2C। यही जो हमारा काम है, ये जो कार्यक्रम हमने किया, यही किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो इसी को हम कह सकते हैं उसका क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा। चूंकि हमको किस में दिया है, C में और V में, और हमने निकाला किसके अंदर, Q में और C में, तो इससे तो अपना काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, अब इसको बदलेंगे। C तो ठीक बात है, Q नहीं है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कि Q नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से C इक्वल्स टू Q/V, तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CV लिखा जा सकता था, यहाँ चिपका दिए Q बराबर CV का होल स्क्वायर बाई C। अब यहाँ से इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो C स्क्वायर का एक C नीचे एक साथ कट गया, और V स्क्वायर का V स्क्वायर बच गया, तो इसको लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। अपना कहानी खत्म, CV में आ गया। लेकिन 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 आपको यहाँ तक रुकना नहीं है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आपके और भी यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो फॉर्मूला आप ये याद रखोगे Q²/2
2c ना रखो याद, हम तो एगो याद रखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, जब जिसकी जरूरत हो उसको बदल लिया करो। अब कोई भी एक याद रखो इस तीनों में से, सब एक बात है। अब इसको हमको किसके में बदलना है, हम इसको अब बदलना चाहते हैं क्यू और बी में। पहला कौन सा था, क्यू सी में, दूसरा सी बी में, और तीसरा हमारा क्या है, क्यू भी में। तब इसमें से हमको क्यू भी में बदलना है तो सी को लिख सकते हैं क्यू बाई भी, सी इक्वल्स टू क्यू बाई भी, पता है आपको, तो क्यू बाई भी रखे, बी स्क्वायर, ये स्क्वायर का से ये वाला बहादुर कट गया, ऊपर क्या बचा, क्यू इंटू भी, तो हाफ क्यू इंटू भी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एक से दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक याद है तो बाकी सारे निकाल सकते हो। आसान सा चीज़ है, आराम से देखोगे, कहीं भी कुछ भी से लफड़ा नहीं है। यदि आपको इस पे डाउट होगा बउआ, तो इसका मतलब है आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इंटीग्रेशन थोड़ा सा सुधार लीजिए। यदि समझ में आता है तो बढ़िया है, ऐसे उम्मीद तो करते आपको आता होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यही कह रहा था हमको निकालने के लिए, किसमें, सी और भी में, तो सी और भी में निकल लिया हाफ सी वी स्क्वायर। अब चौथा कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सत्य वचन है, ठीक है ये वाला। तो मान लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए से बी तक हमको लेके जाना है, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ए से बी के लिए ऊपर ले जाना। कौन सा आवेश को, चलो मान लिए क्यू नॉट आवेश को, किसको लेके जा रहे हैं, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक। तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, काम करेंगे ना। बहादुर जाना किधर चाहेगा, विद्युत क्षेत्र जिस तरफ है उस तरफ ये बहादुर जाना चाहेगा, लेकिन हमको लाना कहाँ है, ए से बी की तरफ। तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, करेंगे ना। चलिए तो हम लिख लेते हैं, माना कि ए और बी 2 बिंदु है जो कितनी दूरी पे हैं, ए और बी डी आर की दूरी पे है, ठीक है। उन्हें क्रमशः क्या दिया गया है, विभव एक पे भी है, और जो ही पास आएगा इस आवेश के तो हम कुछ काम करेंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना दूर जाएंगे इस आवेश से तो हमारा क्या हो, कम हो जाएगा, और अनंत पे जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लेके आएंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया, v प्लस डी भी विभव है। अब विद्युत क्षेत्र ई में कौन है, परीक्षण आवेश जिसको हमको लेके आना है क्यू नॉट को ए से तक बी तक ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट पहले भी देखे थे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, जानते हैं। तो बल हमको छोटा सा दूरी तय करना है, विस्थापन कितने का, डी आर का, तो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर बल किसके बराबर होता है, यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर बल की बात करें तो ये आप जानते हो कि E बराबर एफ बाई क्यू, ये भी जानते हैं। तो यहाँ से F बराबर जानते हैं Q इंटू ई, ये भी क्वेश्चन पूछता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई सही है, या F इक्वल्स टू ई बाई क्यू सही है, मतलब अजीबोगरीब कुछ ही पूछ सकता है। तो F के जगह पे क्यू नॉट इंटू ई। अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन हमने क्यों लगाया, ये माइनस वाला लगाया ना, क्यों लगाया, क्योंकि हमको विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ता, मतलब हमको जाएगा किधर, बल किस पर लग रहा है, विद्युत बल इस तरफ, विद्युत क्षेत्र जिस तरफ होगा विद्युत बल भी उसी तरफ लगेगा, लेकिन हमको लेके कहाँ जाना, उसके उल्टा। तो इस साइड यदि धनात्मक मानेंगे तो इस साइड क्या मानेंगे, उल्टा लेके जाने के लिए ऋणात्मक मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और डी आर का डी आर लिख दिया। वर्क बराबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नहीं जानते हैं, V इक्वल्स टू क्यू बाई V इक्वल्स टू W बाई Q जानते हैं ना। तो यहां से W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। V क्या होता है, विभवांतर या विभव बोलोगे, तो वर्क बराबर V इंटू क्यू, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, Q मतलब आवेश, अब V मतलब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितने का अंतर है दोनों में, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितने का अंतर, इसमें से इसको घटाओगे तो V से भी साफ बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला बहादुर, तो क्यू नॉट इंटू डी वी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमारा 2। अब दोनों क्या होंगे, एक ही काम ही करने के लिए निकाले, दोनों बराबर होंगे, तो इतना बराबर इतना लिख लिए। अब यहाँ से E को अलग कर लो, क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट साफ, और इक्वल्स टू माइनस का माइनस, और ये हमारा E किधर है, इधर है, तो इधर रहने दो, इस साइड लेके जाएंगे तो डी वी बाई इस साइड आएगा तो डी आर, और माइनस का माइनस, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी वी बाई डी आर। एकदम छोटा सा चीज है, ध्यान में रखना है। चलिए इसको हम तो साफ कर देते हैं, ठीक है। आप इतना लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। और इस फॉर्मूले को बाबू अच्छे से ध्यान में रखो, पूछे जाते हैं, बार बार कह रहे हैं,
ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में क्या संबंध है। जैसे F बराबर E बराबर हमारा F/Q, ये भी पूछा जाने वाला सवाल है। या आपको सीधा सीधी बोलेगा F बराबर Q इंटू E, ये भी भाई कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, देखो क्वेश्चन जो प्रीवियस ये हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से जो भी क्वेश्चन नया भी पूछा है तो वो सीख सको, बना सको। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या, संधारित्र हमारे ऐसे 1 2 3, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, 3 है जिन जोड़े जाते हैं उनके परिणामी धारिता इतना है, बराबर बोल रहा है। तो मतलब ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब चिपका डालो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C मतलब 3/C। ये किसके बराबर है, 1/C इक्विवेलेंट के बराबर है 3/C। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर C/3। तो ये हमारा किसका निकल गया, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट दे के रखा है, कितना है, कितना है 6। तो 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू C/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C बराबर 18 माइक्रोफैराड। तो हमको C निकल गया। अब क्या कह रहा है, अगर इन्हीं तीनों संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणाम धारिता क्या होगा। समानांतर क्रम का मतलब क्या, ये बहादुर और ये बहादुर, तीनों का कितना देख के रखा है, तीनों C ही है, C के बराबर हमको पता है कितना है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा या परिणामी धारिता क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं जब समानांतर क्रम में होता है तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मतलब ये भी C प्लस C मतलब 3C। और हमको पता है C का मान कितना है 18 मतलब 54 माइक्रोफैराड। तो 54 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आ जाएगा। जो दिया है वही करना है, कुछ स्पेशल नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर कब पूछा है, 18 में पूछा है, 2 मार्क्स में। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, इसकी भुजा कितना ले लिए 20 सेंटीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं कितना 0.2 मीटर। अच्छी बात है। इसके दो कोनों पे +3 नैनो कूलम के समान बिंदु आवेश रखे गए हैं। चलिए यहाँ रख लिए +3 नैनो कूलम और यहाँ भी +3 नैनो कूलम। अच्छी बात है। किसी +1 नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से त्रिभुज के तीसरे कोने पर तक लाने में किया गया कार्य। मान लो अनंत से किसी +1 नैनो कूलम को कहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए। किसको, +1 नैनो कूलम को। तो इसको लाने में क्या कार्य, इस बहादुर को लाने में रोकेगा कौन, ये रोकेगा और ये रोकेगा, दोनों रोकेगा। तो दोनों का कार्यक्रम निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इसके ऊपर तो लिख सकते हैं, इसको मान लो इसको हमने लिख दिया Q1, इसको हमने लिख दिया Q2 और इसको हमने लिख दिया कितना, चलिए Q0 लिख दिया। तो फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R10, इससे इसके बीच की दूरी, प्लस Q2 Q0 बाई R20 लिख सकते हैं। अब आगे लिखना चाहते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट, बुझते हैं, बुझिए। अब Q1 कितना देकर रखा है, 3 नैनो कूलम देकर रखा है, नैनो देकर रखा है। तो मतलब क्या है इसका, इसको लिखते नैनो का मतलब क्या, 3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। यदि इसको लिखते तो इसको लिखते 1 × 10⁻⁹ कूलम।
तो इसको भी लिखते तो कितना लिखते, 3 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना लिखते। सबको चिपका लीजिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 9 पे पावर कितना, ये 9 इसका 9 उसका, तो -18। और दोनों के बीच की दूरी सब समबाहु त्रिभुज है तो 0.2 प्लस Q2 Q0, Q2 भी हमारा कितना है 3 × 1 मतलब 3, और इस दोनों को गुना करेंगे 10 पे पावर -18 बट्टे दोनों के बीच की दूरी कितनी 0.2। अब ये हो गया हमारा इतना। अब इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम सेम कहानी, तो ये इसको जोड़ जाड़ करोगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 6 × 10⁻−18। अब थोड़ा सा और किया जाए, 9 × 10⁻9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर गया तो 60, 6 का क्या हो जाएगा 60 और बट्टे 2 मतलब 30 × 10⁻−18। अब ये हो जाएगा 2709 × 30 × 10⁻−9। इसको और लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लड्डू हटाएंगे तो 27 × 10⁻−8। चूंकि निकाल क्या रहे हैं वर्ग, ये यूनिट क्या हो जाएगा इसका जूल, तो 27 × 10⁻−8 जूल। आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 के लिए 1 को लेके आए, कभी 2 को लेके आते हैं, कभी 3 को लेके आते हैं। थोड़ा सा अपने नोट्स को पढ़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो आपका PDF अपलोड होगा उसके अंदर ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, या जो ऑलरेडी अभी लिखा हुआ आ रहा है वही मिलेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों को 2 mm की दूरी पर रखने से बने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। मतलब कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है समानांतर प्लेट के लिए। तो ये हमारा समानांतर प्लेट है, इसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 2 mm। 2 mm, m मतलब d दे दिया गया 2 mm, और दोनों का जो क्षेत्रफल है, प्लेट्स के क्षेत्रफल है, वो कितने दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू इतनी दी गई है। ओके, अब पूछ क्या रहा हमसे, c की वैल्यू धारिता पूछी जा रही है। तो जो हमारे पास दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल दे के रखा है 6, ये किधर आ गए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। d की वैल्यू कितनी दे के रखी है 2 mm, 2 mm, ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻, डेसी सेंटीमिली, तो -3 इतना। और हमसे पूछ क्या रहा है, c पूछा जाए, धारिता पूछी जा रही है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, c का क्या होता है, c = समानांतर प्लेट के लिए ε0 a/d। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल देते हैं। ε0 8.85 × 10⁻−12 इंटू एरिया क्षेत्रफल दिया है 6 × 10⁻⁻4, और दोनों के बीच की दूरी 10⁻कितना -3। अब इसको किया जाए तो इससे इसको काट दिए 3, अब गुना करोगे तो क्या होगा 5 या 15 का 5, 1 1 1, 8 24, 1 25 के 5, 2 8 24, 25 26, 26, 2 लड्डू यहाँ इंटू ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से -1 बचेगा, या ऐसे भी लिख सकते हो -12 -4 +3। तो इसको लिखा जा सकता है 2.65 × 10⁻, कितना घट गया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 गया ऊपर, तो एक लड्डू इधर भी खिसका लिए तो -12। अब कहोगे ये जोड़ने के बाद आता है -13, तो यहाँ पे एक लड्डू इधर से उधर हुआ है, 2.65 लिख रहे हैं, इसके वजह से ये -13 से अब क्या हो गया -12।
ये तो हमारा क्या हो गया, इसका C निकल गया। चलिए C का तो आंसर यहाँ नहीं लिखे हैं। यदि इस संधारित्र को 20 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पे आवेश, तो हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। तो Q इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, C इंटू V। तो C तो हमको पता है 2.65 इंटू 10 टू द पावर कितना 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 -12, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 200 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 1 6 दूनी 12, 1 13 के 3, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 लड्डू के बाद मतलब यहाँ इंटू 10 के पावर कितना -10, 5.3 इंटू 10 के पावर -10, 5.3 या 5.31 इंटू 10 के पावर -10। चूंकि ये चार्ज है, आवेश है, तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। तो 5.31 इंटू 10 के पावर -10 आएगा आंसर। तो एकदम आसान सा सवाल है, 2 मार्क्स से पूछा 18 में। नेक्स्ट, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एक आवेशित निकाय के कारण ऐसा पद्धति में विद्युत विभव V बराबर इतना देख हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अभी जस्ट एक फॉर्मूला याद होगा, लिखे थे, E बराबर क्या होता है -dV/dr लिखिए, चूंकि x में दिया तो x लिख दिए, तो -d, V कितना हमको देके रखा है 3 + 2x। अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, आता है तो पराग से बनेगा, नहीं आता है तो बस सीखिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, -3 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2। और चूंकि ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इसका वोल्ट dV और इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो -2 वोल्ट पर मीटर। कितना आसान है यार, 1 नंबर में कि 2 नंबर में, 2 नंबर में पूछा है। तो डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत आसान है। और वैसे भी डिफरेंशिएशन आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है एसी के अंदर, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब एसी के क्वेश्चन कराएंगे या प्रीवियस ईयर जो वीडियो किए थे उसमें आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेंगे डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख लीजिए। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, 3 संधारित्रों के समांतर क्रम में संयोजन के लिए परिणामी धारिता प्राप्त करें। परिणामी धारिता कब, जब 3 जो हमारे संधारित्र हैं उनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो जब संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कहानी में क्या होता है, इस साइड से यदि Q आवेश गया तो ये समानांतर के केस में आवेश क्या होते हैं, बट जाते हैं। इस साइड Q1, इस साइड Q2 और इस साइड Q3। अब वापस जब निकलेंगे तो तीनों मिलके वापस से क्या बन जाएंगे, Q बन जाएंगे। लेकिन समानांतर केस में कुछ है जो बराबर होता है, वो होता है इसका विभव या विभवांतर कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तीनों केस में हमारा इसका विभवांतर क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बराबर होगा। चाहे आप करंट में जाओगे तो भी, चाहे यहाँ विद्युत धारा जब पढ़ोगे वहां भी सेम चीज दिखेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो प्रत्येक संधारित्र में क्या होगा, विभव समान होगा। अभी जस्ट बोले कि विभव इसके लिए भी V ही होगा, इसके लिए भी V ही होगा, इसके लिए भी V ही होगा। लेकिन आवेश क्या है, बट जा रहे हैं। तो कह सकते हैं आवेश का वितरण किसके समानुपाती है, धारिता के। एक में Q1 गया, एक में Q2 गया, एक में Q3 गया। तो यहां से लिखा जा सकता है, हम लोग क्या जानते हैं, C = Q/V। तो यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C × V। पहले में जितना गया तो C1, और क्योंकि V तो सबका सेम है तो लिख सकते हैं Q1 के लिए C1V1, Q2 के लिए C2V2 और Q3 के लिए C3V3। आगे चलते हैं। कुल आवेश यदि ये Q बटा है Q1 Q2 Q3 में तो क्या होगा, Q बराबर लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3। तो लिख दिए। अब Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। चिपका डालो, V चूंकि सब में कॉमन, उसको बाहर रखे, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस तीनों को हटा के एक बहादुर रखते, एक को रखते, इसका भी विभव क्या होता, V ही होता, और इसका हम नाम रखती है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जितना चार्ज किया आवेश Q उतना ही यहाँ से निकलेगा Q। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, Q बराबर, इस वाले से Q बराबर लिख सकते हैं कितना, C इक्विवेलेंट ×
भी, तो वही तो हमने यहाँ लिखा है, चूंकि पैरेलल है समानांतर इसलिए इसको P उपयोग किए तो CP इंटू P लिख लिए। अब ये और ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसमें भी Q है इसमें भी Q है, दोनों बराबर होंगे तो लिख सकते हैं CP भी, ऐसे लिख सकते थे ना, CP भी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी से भी साफ, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो बताना था। आसान है। क्या हुआ कहानी में, ध्यान में रखोगे, यदि समानांतर की बात होती है तो वहां पे आवेश क्या होते हैं, वितरित होते हैं, जबकि विभव या विभवांतर बराबर रहते हैं सारे के लिए, चाहे वो प्रतिरोध की बात करे चाहे वो संधारित्र की बात करे। अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, ये आपको 5 नंबर वाले में भी पूछा गया है। ओके, तो 5 नंबर वाले में भी देखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा समझते हैं कि संधारित्र का काम क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है, 2 प्लेट्स होते हैं, इसके ऊपर आवेश गया, क्या गया, Q गया, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे 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 करके वितरित हो जाएगा। तो दूसरा प्लेट जो ही हम लाते हैं तो क्या करेगा, इस प्लस के कारण इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस वाला यहाँ पे क्या करेगा, इसका विभव को कम करने का काम करेगा, क्योंकि इसके कारण माइनस विभव और इसके कारण धनात्मक विभव, इसके कारण ऋणात्मक विभव, तो ये इसके कारण इस प्लेट के ऊपर विभव कमेगा। अब जो ही इधर माइनस आया तो इधर प्लस भी तो रहेगा, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, फिर से विभव को बढ़ा देगा। मतलब ये मान लो कि पहले शुरुआत में इसके पास 100 था वोल्ट, ये प्लेट आया तो ये माइनस वाला इसको कम किया, लेकिन प्लस वाला वापस से बढ़ाया, तो मतलब यदि माइनस वाला कम करके इसको मान लो 70 लेके गया तो ये प्लस वाला वापस इसमें कितना बढ़ा दिया, 10, तो घटा कितना, वापस ये कितना हो गया, तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको अर्थ से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ये प्लस वाले को पृथ्वी क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब सब क्या हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो अब सिर्फ इसके ऊपर क्या बचेगा, ऋणात्मक आवेश बचेगा। अब ऋणात्मक वाला बहादुर क्या किया, ये इतना घटाया तो वापस ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक वाला जो बढ़ाया था वो तो साफ, ये वाला साफ, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका जो विभव था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक, विभव को कम किया, जिससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी, ठीक है, धारिता बढ़ेगी। तो कह सकते हैं दूसरे प्लेट एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और पहली प्लेट के करीब होता है। यह पहली प्लेट के विभव को कम करती है ताकि यह अधिक आवेश को जमा कर सके। आवेश को जमा करना मतलब उसकी धारिता को बढ़ाना, और संधारित्र के आकार को समान रखते हुए संधारित्र की धारिता को क्या करती है, बढ़ा दी जाती है। तो इसका सीधा सीधे मतलब पहली प्लेट विभव को क्या करता है, कम करता है, अर्थात संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। थोड़ा सा समझे, 5 नंबर में और अच्छे से समझेंगे। ओके, ये क्या कह रहा है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10 कूलम आवेश दिया गया। चालक में आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चालक में आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, हाफ CV²। क्या हमारे पास भी है, नहीं है, C है, C तो है, और क्या क्या हमारे पास है, हमको इसका त्रिज्या दिया, मतलब R बराबर दे के रखा है 9 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमको क्या दिया है, आवेश दिया, मतलब Q दे के रखा है कितना, -6 कूलम। तो 9 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए यहाँ से, हमको यहाँ Q पता है, R पता है, ना C पता है, ना V पता है, नहीं पता है। इसका और भी तो फॉर्मूले होते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, गोलू है, गोलू का हम C निकाल सकते हैं। C क्या होता है, 4πε0 R, गोलू का यही होता है ना। तो 4πε0 का मतलब 1/9 × 10⁻⁹, और R का कितना दे के रखा, 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻⁻2। तो ये कितना, 9 से 9 कट गया, ये बहादुर ऊपर गया, 10 कितना हो गया, -11 F लिख सकते हैं। C हमको पता चल गया। अब ये पता चल गया तो C, चलो भी तो नहीं पता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, C =
Q बाई V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ इसको और लिख सकते थे 1/2 C, V के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Q बाई C का स्क्वायर, ये लिखते 1/2 और ये हमारा हो जाता C ये स्क्वायर है तो Q स्क्वायर बाई C। ये फॉर्मूला इससे पहले भी एक बार आया है अपने पास। तो यहाँ से अब सब का मान रख दीजिए 1/2 Q Q Q Q Q कितना है Q भाई 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर और नीचे C है, C कितना है 10⁻11। ये सबको भावनाओं को थोड़ा अलग रखिए। अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो अपनी भावना थी और ये हमारा क्या है C निकाले हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 × 16 × 10⁻12 और नीचे कितना -11। इससे ये काटेंगे तो 8, ये हो जाएगा 8 × 10⁻12 प्लस 11, तो 8 × 10⁻−1, इसको लिख सकते हैं 0.8। चूंकि निकाल क्या रहे हैं U, मतलब क्या निकाले स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए यूनिट क्या होता है जूल, तो 0.8 जूल। समझेंगे। इस बीच वाले पोर्शन को चलिए हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, सब आप समझते हैं। पहले हमने किसको निकाला C को निकाला और ये जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें हमने इसको पुट करके आंसर निकाल लिया, ये नहीं कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। क्या करें, किन्हीं दो कारकों को बताएं जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, धारिता बोल रहा है C बराबर ε0 A/d, पता है हमको। तीन चीजों पर निर्भर कर रही है। पहला क्या है माध्यम पे, दूसरा इसके क्षेत्रफल पे और तीसरा दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के। A मतलब दोनों प्लेट के क्षेत्रफल पे, D मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी और ε0 का मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसके ऊपर। तो कह सकते हैं चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के आसपास के माध्यम पर और तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो पूछा चूंकि हमको दो ही था तो आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिए। अगला क्या रहा है, दो संधारित्र की धारिताएं C1 एवं C2 है। अच्छी बात है। इसके पार्श्वबद्ध या समानांतर एवं श्रेणीबद्ध परिपथ को दर्शाएं। अब हमको यदि समानांतर दिखाना है तो दो है हमारे पास, दिखा दो। ये हमारे क्या है समानांतर है, इसका नाम C1 रख दिए, इसका नाम C2 रख दिए। दूसरा हमको कितना श्रेणीबद्ध दिखाना है तो मतलब एक ये दिखा के पता नहीं क्या करना है, दिखा दो, दिखाना ही तो है। चलिए अब ये हमको दिया है बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर बहुत प्यारा सा दिख रहा है। अब हमको इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हमको क्या निकाला है, समतुल्य धारिता निकाला। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ ये तीनों की बात की जाए तो ये तीनों हमको कैसे दिख रहे हैं, हमारे इसमें श्रेणीबद्ध तरीके में दिख रहे हैं। तो यदि हम तीनों का यदि निकालते और इस तीनों को हमने नाम रख दिया कितना, चलो हम फिगर को ऐसा कर लेते हैं, दुई और इधर से भी एक आया, एक दो, ओके, और यहाँ पे एक लगा हुआ है ऐसा, एक यहाँ लगा हुआ है ऐसा, और इस तीनों को हटा के एक बहादुर हम बना लिए। ये पॉइंट हमारा क्या, ये 3, ये भी 3, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये 3, और इसका हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे इसको जो निकाला उसका नाम चलो हमने रख दिया, क्या रख दिया 1। तो ये C1 किसके बराबर होगा, तीनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, 3, 3 और 3 कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए हमारा क्या होता है, C इक्विवेलेंट मतलब 1/C1 बराबर 1/, क्योंकि हम C1 माने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, चूंकि 3 है तो 3 को, तो
इस तीनों के जगह पर हम किसको रखें, समतुल्य कौन, C1 को, तो 1/C1। इसे पहला कितने का है, 3 का, 3 का, 3 का, मतलब तीनों हमारे कितने हैं, 3 के, सबको रख दिए मान। तो यहां से हमारा हो गया 3/3, 1/C1, तो C1 इक्वल्स टू कितना, 1। और चूंकि क्या चल रहा था, माइक्रो चल रहा था, तो माइक्रो फैराड, तो यहाँ पे हम लिख लिए माइक्रो फैराड। आप देखोगे तो ये वाला बहादुर 2 वाला और ये 1 है ना, 1 वाला कैसे जुड़ा हुआ है, समानांतर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। समानांतर वाले को यदि हम फिगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ऐसा बना सकते हैं, 2, और यहाँ से इस दोनों के जगह पे एक, इसका नाम रख दिया हमने C2, और इसके बीच में एक हमारा जुड़ा हुआ है ऐसा, और इसका मान कितना है, 2, 3, 3, 3, और ये C2। तो C2 किन दोनों के जुड़ने से बना है, इन दोनों के जुड़ने से बना है। तो ये हमारे कैसे जुड़े, समानांतर, समानांतर में कैसे होता है, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो मतलब 2 प्लस 1, 3, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 3 माइक्रो फैराड। माइक्रो ही चल रहा है ना, माइक्रो चल रहा है। अब वापस से देखोगे तो ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जैसे वो तीनों जुड़े हुए थे, तो उन तीनों का जोड़ के कितना निकाले थे, 1। तो वापस से इसको हटा लिए, उस तीनों को हटा के एक बहादुर को लगाए, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, C2 को यूज के C3 इसका नाम रख दिया, और तीनों को यदि 3 वाले को उसमें भी जोड़े थे, उसका कितना आया था, 1 माइक्रो फैराड, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फैराड। ये हमारा कितना, 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है। अब ये दोनों वापस से कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, जैसे हमारा कौन जुड़ा था, ये दोनों, इन दोनों को जोड़े थे तो कितना आया था, 2 + 1 3। तो आगे इसको हम कार्यक्रम को बढ़ाते तो इस दोनों की जगह पे हम कैसा लिखते, ऐसा, इस दोनों की जगह पे एक बहादुर को लेके आते, और ये कितने के बराबर होता, 1 के ही बराबर, नहीं, 1 और +2 3 के बराबर। कितने के बराबर होता, 3 माइक्रो फैराड। ये कितने के बराबर था, ऊपर वाला, यही वाला चल रहा है अभी, ये 3 के, तो ये भी हमारा 3 के। अब तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, तीनों हमारे जुड़े हुए हैं श्रेणीबद्ध क्रम में। तो श्रेणीबद्ध के लिए हमारा ऐसा वाला सबसे पहला वाला कौन सा, यही था ना, सेम कहानी। तीनों को जब जो ही इस वाले फॉर्मूले पे डालोगे वापस से कितना जाएगा, 1 माइक्रो फैराड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 माइक्रो फैराड। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 माइक्रो फैराड। कोशिश कीजिए आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसा फिगर दी के रखा है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। सेम कहानी है, किसके बीच में पूछ रहा है, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता पूछी जा रही है। तो सबसे पहले इसको डिजाइन को थोड़ा सुधारते हैं। ए और बी के बीच में हमारे पास मान लियो ये है ए पॉइंट, ए से कितने बहादुर निकले, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इधर जो निकला एक बहादुर जो सीधे जाके बी से मिला। चलिए एक बहादुर को निकाले, उसको सीधे जाके किससे मिला दिए, बी के साथ। ए से एक बहादुर निकला है, वो जाके किससे मिला है, सी से मिला है। और इधर से जो निकला है वो डी होते हुए सी से मिला है। मतलब यहां से एक बहादुर निकला, एक और इसके साथ निकला, वो जाके किससे मिला, और इधर से भी निकला 2 बहादुर, वो भी जाके किससे मिला, एक बहादुर सी से, और ये सी जाके एक और कैपेसिटर को यूज करते हुए जाके किससे मिला, हमारा बी के साथ। कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो थोड़ा सा इसको और चिकन किया जाए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आया, ये ऐसा, ये जाके किससे मिल गया, बी के साथ। ऐसा ही है। और सबकी वैल्यू कितनी दी गई है, सी 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 सी, 4 5 6, 2 2 4 2 6। आप देखते हैं, इस बारी बारी से करेंगे। ये दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का यदि करोगे तो कहानी में क्या आएगा, इस दोनों के जवाब पे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/,
सी इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/C प्लस 1/C, मतलब C इक्विवेलेंट बराबर C/2। दोनों को जो 2/C पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर C/2, तो ये हो जाएगा हमारा C/2। चलिए नीचे वाला भी बात तो दोनों वैसे ही है, तो ये दोनों भी जुड़ के क्या बनेगा हमारा C/2। ये बात तो जस का तस रहने देते हैं। अब यहाँ से ये भी ऐसा जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, तो ऐसा कुछ आया। अब चूंकि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, समानांतर जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, तो C/2 प्लस C/2 बराबर C। तो लिख सकते हैं इसको, अगला स्टेप में जाएंगे तो लिख सकते हैं इस दोनों को हटा के ऐसा ऐसा इस दोनों को हटा दिए तो ये बन गया हमारा C, ये भी हमारा C था तो ये भी हमारा C, और नीचे से भी कौन गया C। ये तीनों, अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं श्रेणी में, तो श्रेणी का सेम फार्मूला ये वाला हमारा, तो C/2, तो इसके नेक्स्ट में ये दोनों हट के एक बहादुर देगा, ये हो जाएगा C/2 और ये हमारा C और ये हमारा B वाला पॉइंट। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं समानांतर, मतलब सीधा सीधी जोड़ देना है, मतलब कह सकते हैं फाइनल जो हमारा C इक्वलेंट होगा C/2 प्लस C, मतलब 3C/2, तो 3C/2। आराम से देखिएगा, सब इजी है एकदम, फिगर बना बना के आप समझोगे तो ज़्यादा आसान है। ओके चलिए, कहानी अपनी 15 तक की थी। इतने क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो बाबू प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो कि क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। थैंक यू।